अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाई इज़ द हाइड्रोलिक जंप क्रिएटेड? यानी कि हाइड्रोलिक जंप क्यों बनता है? हाइड्रोलिक जंप बनता है अगर हम किसी कैनाल में, ये चलती कैनाल में कोई हम रुकावट बना देते हैं। वो रुकावट हम किस लिए बनाते हैं? ये इस रुकावट को हम बोलते हैं जी फॉल। हम फॉल बना देते हैं। फॉल का पर्पस क्या होता है कि अगर चलती कैनाल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, किस वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगी? अगर उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, तो ग्रेडियंट ज़्यादा की वजह से वेलोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि इसकी वेलोसिटी को कम करना होता है, इसलिए ये फॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फॉल का पर्पस होता है कि अगर जो हमारी स्पीड के साथ वाटर आ रहा है उसकी जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करे, उसकी एनर्जी को कम करे, उसकी एनर्जी को तोड़े। ठीक है, तो उसकी एनर्जी को तोड़ने के लिए जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन को हम फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब इस फॉल पे, यानी कि ये हमारे पास फॉल है, अब इस फॉल पे जब पानी आया, वेलोसिटी तेज वेलोसिटी के साथ आया, तेज वेलोसिटी को हम सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी से पानी आया तो आके आगे फॉल को जाके उसने हिट किया, या जो रुकावट थी उसको हिट किया। हिट करने से पानी स्पीड के साथ था तो एक दफा नीचे जाएगा पानी और फिर जो है ना उसमें उछाल पैदा होगा। तो ये जो उछाल पैदा हुआ, ठीक है, जब उसकी एक दफा बिल्कुल नीचे गया, अब नीचे गया तो फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन 1 और ये क्रॉस सेक्शन 2। तो ये जो इधर इसमें उछाल पैदा हुआ, इस उछाल को बोलते हैं जी हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक जंप। इसका पर्पस भी हो गया। इसका क्या पर्पस है जी? इसका पर्पस है एनर्जी को डिसिपेट करना। अच्छा, अब ये हाइड्रोलिक जंप जो है, इस हाइड्रोलिक जंप के फॉल से पहले कौन सी वेलोसिटी है और फॉल के बाद कौन सी वेलोसिटी है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द फ्लो कॉल्ड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप? हाइड्रोलिक जंप जब बना तो उसके बाद जो है वो क्या उसकी जो है जितनी उसकी वेलोसिटी होगी या जो वो हमारे पास फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो होगा जी? इसके बाद हाइड्रोलिक जंप के बाद, जंप लगने के बाद जो फ्लो हमारे पास आया, ठीक है, इस फ्लो को हम बोलते हैं जी सब क्रिटिकल वेलोसिटी या सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, तो रैपिड के रैपिड होता है या फॉल होता है? फॉल की एक टाइप है रैपिड। रैपिड हो या फॉल हो, फॉल के डाउनस्ट्रीम साइड पे हमेशा सब क्रिटिकल वेलोसिटी होगी और फॉल से अपस्ट्रीम साइड पे सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है। अमूमन जो इंटरव्यूअर होता है ना, इंटरव्यूअर कहता है मुझे ये ड्रा करके बताएं। ठीक है, मेरे अपने इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि हाइड्रोलिक जंप को आप ड्रा करें। जब ड्रा किया उसको बताया कि ये सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी सब क्रिटिकल वेलोसिटी में जाके मिलती है, तो जिस वजह से उछाल पैदा होता है, ये आपका हाइड्रोलिक जंप हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका मुझे फार्मूला बताएं कि जो इसने एनर्जी डिसिपेट की वो कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, मतलब कि एनर्जी उसने कितनी डिसिपेट की। तो इस तरह ये क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया, ये क्रॉस सेक्शन 1 था हमारा, ये क्रॉस सेक्शन 2 था। इसके ऊपर ली गई डेप्थ D1 होगी, इसके ऊपर जो डेप्थ थी वो D2 होगी। तो एनर्जी डिसिपेट का फार्मूला होता है D2 माइनस D1 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 D1 D2। अब ये फार्मूला किसके लिए है? ये है एनर्जी डिसिपेशन, जितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता तो सिंपल फार्मूला जी, एनर्जी डिसिपेशन यानी कि एनर्जी, कितना एनर्जी में चेंज आया। ठीक है, तो जो पहले एनर्जी थी, पहले वाली एनर्जी में दूसरी वाली एनर्जी माइनस कर देनी है, एनर्जी 1 में माइनस एनर्जी 2 कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जी कितनी डिसिपेशन हुई है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये सिंपल फार्मूला हो जाएगा जी एनर्जी 1 माइनस एनर्जी 2। अब एनर्जी 1 जो है एनर्जी है ना, तो एनर्जी किसको बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी के लिए हमारे पास दो तीन किस्म की एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी अलग, पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, प्रेशर एनर्जी अलग होगी। तो इसमें अब इसको मजीद अगर इसकी डेरिवेशन करें तो इसमें जो D1 है, ई एनर्जी 1 की बात हो रही है, तो D उसका पोटेंशियल हेड हो जाएगा और V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G उसका काइनेटिक हेड हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास कुल मिला के एनर्जी बन जाती है। ठीक है, एनर्जी 1 माइनस एनर्जी 2, तो ये आ जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपने करनी है कि ये वाला फार्मूला आप याद करें, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं याद रहता तो सिंपल फार्मूला जी,
एनर्जी 1 में एनर्जी 2 हम माइनस करेंगे तो हमारी डिसिपेशन आ जाएगी, कितनी एनर्जी लॉस हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज स्कॉवर डेप्थ। अब स्कॉवर डेप्थ क्या होती है? देखिए, हाई वेलोसिटी की वजह से या सुपर क्रिटिकल फ्लो की वजह से जो उखाड़ पैदा हुआ, ठीक है, अब वो बेड में हो सकता है, वो बैंक में हो सकता है, तो उस उखाड़ उखाड़ की डेप्थ जो है ना, किधर विद रिस्पेक्ट टू टॉप लेवल से इसका जो है ना ये स्कॉवर डेप्थ होगा। ठीक है, स्कॉवर डेप्थ तो ये हो गया। अब ये स्कॉवर डेप्थ स्कॉवरिंग मैक्सिमम कहाँ पे होती है? देखें, ये अगर कोई रुकावट आती है ना तो रुकावट से पहले ये ज्यादा होती है, यानी कि अगर ब्रिज हमने बनाया तो ब्रिज से पहले, अब रुकावट थी ब्रिज से पहले जो है ना वो स्कॉवरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए जब कभी ये ब्रिज बनाया जाता है ना, ब्रिज या कोई और स्ट्रक्चर, तो उससे अपस्ट्रीम साइड पे सारा फ्लोर बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह डाउनस्ट्रीम साइड पे भी फ्लोर बना दिया जाता है ताकि स्कवरिंग के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, अगर ब्रिज बनाया तब भी स्कवरिंग होगी, कहीं अबटमेंट बनाया तब भी स्कवरिंग होगी, और इसके अलावा अगर हमने वियर या ब्रिज बनाया है तब भी स्कवरिंग के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये स्कवर डेप्थ, अगर हमने कोई डिजाइनिंग कोई कर रहे हैं ब्रिज की या वियर की या बिराज की, तो ये स्कवरिंग डेप्थ फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है जी? स्कवरिंग डेप्थ का फार्मूला है जी 1.35 Q डिवाइडेड बाई एफ की होल पावर 1/3। अब Q क्या होता है जी? Q होता है डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज और F होता है जी सिल्ट फैक्टर, इसको डिवाइड किया जाता है और इसकी पावर 1/3 है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है जी? इससे हमारे पास आ जाएगा स्कवर डेप्थ। ठीक है, अब डिस्चार्ज तो हमें मालूम होगा, लेकिन ये एफ जो है सिल्ट फैक्टर, ये हमें मालूम नहीं होता, ये अलग से फाइंड करना पड़ता है। अब सिल्ट फैक्टर जो है ना वो सिल्ट के साइज पे डिपेंड कर रहा होगा, या बेड में लगने वाली सॉइल और जो बैंक है उसमें जो सॉइल है उस सॉइल की टाइप पे जो है ना ये सिल्ट फैक्टर जो है ना डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है 1.76 अंडर रूट डी एम। अब डी एम क्या होता है जी? डीएम होता है कि जो उस मतलब जो हमने जिसकी कंस्ट्रक्शन जब हमने की, तो जो बेड में या बैंक में जो सॉइल है उसका जो मीन साइज होगा ना वो डीएम होगा, उसका स्क्वायर रूट लिया मल्टीप्लाई 1.76 किया, तो ये हमारे पास फैक्टर आएगा सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर से हम सिल्ट स्कॉवरिंग डेप्थ निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज रेजीम सेक्शन। देखिए, जो रजीम सेक्शन होता है, रजीम सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है कि जिसमें ना तो सिल्ट हो ना ही स्कवरिंग हो। ठीक है, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन जो है, हम क्रिटिकल सेक्शन भी उसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऐसा सेक्शन जिसमें ना सिल्ट होती है ना स्कवरिंग होती है। लेकिन रजीम जो है, रजीम सेक्शन में ये तस्वर किया गया कि अगर किसी सेक्शन को छोड़ दिया जाए, उसमें वाटर को जो है ना छोड़ दिया जाए, तो वो कुछ अरसे के बाद, टाइम टन्योर के बाद स्कवरिंग अगर होती है तो उसको होने दें। होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा ना सिल्ट होगी ना स्कवर होगी, तो उस पॉइंट को या उस सेक्शन को हम जो है ना वो रजीम सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन भी ऐसा होता है कि जिसकी अगर हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है वो भी क्रिटिकल वेलोसिटी हो, डेप्थ भी क्रिटिकल डेप्थ हो, तो ऐसा सेक्शन होगा जिसपे ना सिल्टिंग होगी ना स्कवरिंग होगी। ठीक है, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉड नंबर। देखें, ये जो फ्रॉड नंबर है ना ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब अब फ्रॉड नंबर भी जो है डिजाइनिंग में हमने जब क्रिटिकल फ्लो लेके आना होता है कि मतलब ना जिस पे सिल्ट हो ना स्कवरिंग हो, वो फ्रॉड नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी है या सब क्रिटिकल वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड उसकी बहुत तेज है बहुत कम है, वो भी फ्रॉड नंबर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अगर फ्रॉड नंबर जो है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, अगर फ्रॉड वैल्यू की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारी केनाल है, इसमें ना तो सिल्ट हो रही है ना ही स्कवरिंग होगी है। अगर इसकी वैल्यू से ज्यादा होगी तब भी इशू होगा, अगर वैल्यू से कम होगी तब भी इशू होगा। ठीक है, अब फ्रॉड नंबर को फाइंड कैसे किया जाए? ठीक है, फ्रॉड नंबर के लिए वैसे तो इसकी एक डेफिनेशन आप लें तो इनर्शियल फोर्सेस डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है। फार्मूले की बात करें तो ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट या स्क्वायर रूट जी डी। अब जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और डी क्या है? डी है जी उसका फ्लो डेप्थ।
ठीक है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी हमारे पास होगी, डेप्थ हमारे पास होगी तो हम फ्रॉड नंबर फाइंड कर लेंगे। किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, कैनाल के क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर हमने फ्रॉड नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है। जब हम फ्रॉड नंबर फाइंड कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे ये जो क्रॉस सेक्शन है ये टाइम टर्न्योर के बाद इसमें सिल्टेशन होगी या स्कवरिंग होगी। ठीक है, ये हम इस फ्रॉड नंबर से फाइंड करेंगे। अब फ्रॉड नंबर अगर एक हो तो फिर तो जो है ना वो बैलेंस सेक्शन है, फिर तो वो जो है ना आपका फेवरेट सेक्शन हो गया ना। अगर इसकी वैल्यू एक से कम हो तो इसका मतलब है कि सब क्रिटिकल वेलोसिटी है, सब क्रिटिकल फ्लो है। ठीक है, फ्लो उसका आहिस्ता है थोड़ा, तो आहिस्ता फ्लो होगा तो क्या होगा, अगर पानी की स्पीड आहिस्ता है तो उसमें मौजूद जो सिल्ट पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो हमारी सिल्टेशन होगी, सिल्ट बेड में बैठना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि ये आइडियल सेक्शन है। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, तो इस तेज स्पीड की वजह से जो बेड भी था, बेड को उखाड़ना उसने शुरू कर दिया तो इसमें स्कॉवर पैदा हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन स्कॉवर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अंडरमाइनिंग या व्हाट इज पाइपिंग। अब पाइपिंग क्या है या अंडरमाइनिंग क्या है? ठीक है, अंडरमाइनिंग या पाइपिंग एक ऐसा जो प्रोसेस कह लें, एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो है ना, जिसमें अगर हमारा एक इधर डैम बनाया, डैम के बैक साइड पे सारा पानी था और उस पानी की वजह से टाइम ड्यूरेशन के बाद वो पानी नीचे सीपेज होना शुरू होगी। वो सीपेज इतने सीपेज हुई कि उसने ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं अब पानी में इतना प्रेशर हो गया ना, तो कि उस पानी ने ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं किधर से बाहर निकलूं। तो ये डाउन स्ट्रीम साइड में जाके उसको रास्ता मिला कि मैं इधर से बाहर निकल जाता हूँ पानी। ठीक है, पानी जब बाहर निकलना शुरू करेगा तो पानी के साथ इस सॉइल के, ये जो पीछे सॉइल थी, सॉइल के कुछ पार्टिकल्स भी इधर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब निकलते जाएंगे तो कुछ अरसे के बाद ये एक पूरा रास्ता बन जाएगा। ठीक है, इस रास्ते को जो है ना, इस रास्ते को बोलते हैं पाइपिंग। ठीक है, इसको पाइपिंग बोलेंगे और यही पाइपिंग जो है यही अंडरमाइनिंग होती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के नीचे से एक सा आपकी समझिए कि वो आपकी टनल बन जाएगी या पाइप बन जाएगा, खुदाई हो जाएगी, तो इसको अंडर माइनिंग बोलेंगे। इसको काउंटर करने के लिए करते क्या है कि डाउनस्ट्रीम साइड पे हम अंडर स्लूसेस लगा लेते हैं। अंडर स्लूसेस से क्या होता है, पानी इधर से बाहर निकल जाता है, पानी के बाहर निकलने से अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, जबकि जो इसके पीछे जितने सॉइल पार्टिकल्स थे वो सॉइल पार्टिकल्स इधर से नहीं निकल पाते। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज इरसा। इरसा क्या चीज है? देखिए, इरसा एक डिपार्टमेंट है जो अगर स्टैंड फॉर की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। ठीक है, जिसका पर्पस क्या है जी, जिसका मकसद क्या है, जिसका मकसद ये है कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब ये वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। क्या वापडा ये काम नहीं कर सकता था? क्या इरिगेशन ये काम नहीं कर सकता था? ठीक है, वाटर को ये मैनेज कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ये कर लेते। देखें, अब इसके लिए जब 47 में 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है, सेपरेशन हुई, पाकिस्तान इंडिया अलग हो गए। अलग होने के बाद 1948 में हमारा फर्स्ट डिस्प्यूट पैदा हुआ वाटर रिलेटेड। ठीक है, कि मतलब ये पानी हमारा है, ये पानी हमारा है, तो हमारा फर्स्ट डिस्प्यूट जो है 48 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए 1960 में एक ट्रीटी हुआ, इंडस बेसिन ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत जो है 3 दरिया जो है वो ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया के पास गए और वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान के उनका कंट्रोल पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। ठीक है, तो अब जो पाकिस्तान के पास 3 दरिया आ गए, जिसमें एक इंडस है, फिर चनाब है, फिर झेलम है, ये 3 दरिया। अब इन 3 दरियाओं का जितना पानी था वो पानी सारे सूबों को देना था। ठीक है, अब हमारे जो मेन डिस्प्यूट था वो 1960 में किसी हद तक कम हो गया इंडिया के साथ। उसके बाद जो 3 दरिया हमारे पास आए, उनकी जंग अब हमारी सूबों में शुरू होगी कि मेरा पानी आप ले गए हैं, सिंध कहता है जी मेरा पानी ले गए हैं, पंजाब कहता है जी आप ज्यादा ले गए हैं। फिर बलूचिस्तान का भी यही जो है ना वो मतलब उसकी भी यही लड़ाई थी कि मुझे मिलता कुछ नहीं है, और इसी तरह केपी के
मतलब हमारी सूबों की आपस में लड़ाई शुरू होगी। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक मुआहदा किया गया। मुआहदा कब किया गया? 1991 में। ठीक है, उसको वाटर एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और वाटर एकॉर्ड 1991 में बना। उसमें तमाम सूबों को जो है वो यूं समझे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे बिठा के साइन करवाया गया, शेयरिंग की गई कि आपके हिस्से में इतना वाटर आएगा, आपके हिस्से में इतना वाटर आएगा, आपके हिस्से में। ठीक है, जो हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी 36 और 12 14 इस टाइप की कोई रेशियो है, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हमारी शेयरिंग हो गई। अब इस शेयरिंग के हिसाब से किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करनी है ना, ये तो साइन हो गए, ये तो एक ट्रीटी है या एक अकॉर्ड है, एक मुआहदा है जिसमें जो है ना तमाम सूबे जो हैं वो राजी हो गए। उसके बाद 1992 में एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है जी इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा। अब इरसा का काम ये था कि जो शेयरिंग इस मुआहदे में डिसाइड कर ली गई थी, उस शेयरिंग के हिसाब से हर सूबे को वाटर उसके शेयरिंग के मुताबिक दिया जाए। ठीक है, तो जी आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पर्पस ऑफ इरसा। अब पर्पस ऑफ इरसा भी यही है ना कि जो शेयर था उस शेयर के मुताबिक उस सूबे को पानी दिया जाए। ठीक है, ये है जी वाटर कार्ड बना था 1991 में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीडा। अब पीडा क्या है? पीडा एक डिपार्टमेंट है जी। डिपार्टमेंट का नाम क्या है जी? पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी कब बनी जी? 1997 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैराज। बैराज क्या होता है जी? बैराज को हम लो डाइवर्जन डैम भी बोलते हैं, लो हेड डाइवर्जन डैम। यानी कि है ये डैम है लेकिन इसमें को पानी इतना ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इसका लो हेड है। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि बैराज जो है ना वो वाटर को, जो वाटर फ्लो कंट्रोल करता है वाटर फ्लो को। इसके अलावा इसमें स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और पानी जो थोड़ा बहुत पानी जिसको उसने कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद इसको डाइवर्ट करता है। कहाँ डाइवर्ट करता है जी? केनाल्स में डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, इसकी अगर ये जी इसकी डायग्राम है जी, इसमें जी ये हमने हमारे पास रिवर आ रहा था। ठीक है, और रिवर आपने याद रखना है, रिवर जो है ना वो इस शेप में चलता है। ठीक है, इस शेप में चलता है, मेंडरिंग। ठीक है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है ना कि वो रिवर ने चलना ही ऐसे है। ठीक है, अब एक कोई भी पॉइंट जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, वैसे मोस्टली जो है ना वो इस पॉइंट को जो है ना वो सिलेक्ट कर किया जाता है। मतलब कि इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इधर आके जो है ना उसने दोबारा रास्ता बनाना होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर हम जो है ना मोस्टली बिराज बना देते हैं। ठीक है, अब बिराज हम उस पॉइंट पे बनाते हैं जहां पे जो है वो उसकी एम्बैंकमेंट, यानी कि दोनों तरफ सख्त जो है ना वो हमारे पास जो सॉइल की टाइप है वो हार्ड हो, ताकि मजीद कवरिंग होने के चांसेस कम हो। ठीक है, तो वहां पे हमने बिराज बना लेना होता है। बिराज बन गया, अब बिराज में वाटर आया, हमने रिवर के ऊपर आगे कोई रुकावट लगा दी। रुकावट की मद में हमने इधर वियर बनाया। वियर के ऊपर गेटेड स्ट्रक्चर होता है, गेटेड स्ट्रक्चर लग गए, इसको जी कहते हैं जी बिराज। इसकी वजह से वाटर पीछे हेड अप होना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसी में जी मेन एक डिवाइड वाल होती है। डिवाइड वाल में इस तरफ जो है स्कॉवरिंग सल्यूसिस या अंडर सल्यूसिस होता है, दूसरी तरफ हमारे नॉर्मल बेस होते हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइड वॉल थी इसके साथ ही ये फिश लैडर है। फिश लैडर जी फिश को जो है वो डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड में जाने के लिए रास्ता बनाया होता है। ठीक है, और जो अंडर सल्यूसिस वाली साइड होगी, इस साइड से एक केनाल निकाली गई है। ठीक है, केनाल हमेशा कहाँ से निकाली जाएगी? अंडर सल्यूसिस वाली साइड से। तो केनाल के फर्स्ट पॉइंट पे जो गेटेड स्ट्रक्चर होगा उसको हम हेड रेगुलेटर बोलते हैं जी। मेन बिराज को गाइड करने के लिए जो बंद लगाया जाएगा उसको हम गाइड बंद बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसा बंद जो पूरी आबादियों को सेव करेगा, पीछे जो आबादियां हैं उसको सेव करने के लिए जो बंद बनाया जाएगा उसको मार्जिनल बंद बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज meant बाय रोटेशन ऑफ इरिगेशन। देखिए, इरिगेशन की रोटेशन की बात करें अगर, तो बात करें पानी की, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर जितना भी है, ठीक है, इतना हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वाटर है, उस वाटर को हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट को पहले देना है। अब इसके बाद हमने किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट को वाटर देना है, यानी कि वाटर की रोटेशन
पहले इसको पानी दे दिया, फिर इसको पानी दे दिया, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है ना, पानी इतना ज़्यादा है नहीं है कि हम एक ही टाइम पे दोनों को पानी दे दें। ठीक है, तो इस वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को वाटर रोटेशन ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो इसका मतलब है कि किसी भी लैंड के ऊपर हमने एक टाइम पे हमने कोई जो है वो क्रॉप जो है उगाई, उसके बाद कुछ 1 2 3 दफ़ा हमने यही फसल जो है उगाई, उसके बाद टाइम गुजरने के बाद 2 3 साल बाद हमने इसको इस फसल को हमने चेंज किया। ठीक है, तो इसको रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। एक और टर्म यूज होती है जी, वाटर सर्कल। सर्कल रोटेशन से याद आया जी, वाटर एक सर्कल है जी, पानी जो है ना, पानी का क्या सर्कल है, बारिश होगी फिर पानी नीचे आएगा, तो ये सर्कल क्या होता है? सर्कल जी ये है जी, हमारी सबसे पहले जी हम बारिश से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई, बारिश होने से क्या हुआ कि वाटर जो है वो नीचे गिरा, नीचे गिरता गया तो ये रन ऑफ की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। रन ऑफ से क्या मुराद है कि जो पानी ज़मीन पे बह निकला। ठीक है, अब कुछ वाटर जो है वो नीचे ज़मीन के अंदर जाना शुरू कर दिया, जो ज़मीन के अंदर वाटर जाना शुरू कर देगा उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। अब इनफिल्ट्रेशन से पानी तो ज़मीन के अंदर चला गया, कुछ पानी रन ऑफ की शक्ल में जो है चला गया, जाके मिला किसमें? रिवर में, नदी में, नाले में, कहीं जाके मिल गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ जी, जो वाटर हमारे पास रन ऑफ होके किसी पॉइंट पे जाके गिरा, उधर से इवेपोरेट हुआ। ठीक है, अब जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो हाइट पे जाना शुरू कर देगा, और जितना टेम्परेचर, जितनी हमारी हाइट बढ़ती जाएगी उतना टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, जितना जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, तो इधर से पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ऊपर गया, और जितना ऊपर जाता गया उसका टेम्परेचर कम होता गया। एक पॉइंट पे आके जो है ना, वही जो ये इवेपोरेशन वाले मॉइस्चर थे वो कंडेंसेशन होगी, यानी कि वो जमना शुरू हो गए। ठीक है, तो कंडेंसेशन होगी यानी कि वो जम गए। अब जमने के बाद क्या हुआ कि फिर जो है ना, एक टाइम आया, हवाएं लगी, टेम्परेचर चेंज हुआ कि इससे दोबारा जो है ना वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू होगी। ठीक है, तो रोटेशन, दोबारा पानी नीचे आना शुरू हो गया। तो मतलब क्या है जी, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद जो है वो जाएगा जी रन ऑफ हो जाएगा, रन ऑफ के बाद क्या जी, फिर एवेपोरेट हुआ, एवेपोरेट होने के बाद दोबारा ऊपर गया तो फिर कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन हुई। ठीक है, तो ये है जी वाटर सर्कल। इंशाल्लाह जी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।